गुड मॉर्निंग क्लास। सो आपकी आज एक टर्म, आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हिस्ट्री। हिस्ट्री मोस्टली मैंने बाकी क्लासेस में कंप्लीट करवा दी हुई है। कुछ क्लासेस में शुरू करवानी थी और कुछ क्लास में बीच में ही चल रहा है ये टॉपिक, है ना। तो मैं हिस्ट्री के लेक्चर्स जो है स्टार्टिंग से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि जिन बच्चों का मिस हुआ है बीच में, जो बच्चे बाई चांस क्लास में नहीं आए थे या कुछ भी है, वो लोग कवर कर लें। और हम स्टार्टिंग से इसका एक रिकॉर्ड लेके चलेंगे ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे ऑनलाइन क्लासेस में। क्योंकि हिस्ट्री का बीच में से उठाना, वो चीजें बहुत मिसमैचिंग हो जाती है ना, कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो हिस्ट्री में एक बहुत ही स्टार्टिंग से बेसिक से लेके चल रही हूँ। ठीक है। हिस्ट्री जो है आपके सिलेबस में स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंडियाज इंडिपेंडेंस जो है आपका सिलेबस है। मतलब आपको जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1707 टू 1947 से लेके जो है हम हिस्ट्री जो है स्टडी करते हैं। लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में है, हम वो 1707 वाली मराठास और ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के आगे आपने पढ़ना है। तो हम जो आपकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम आपकी हिस्ट्री पढ़ेंगे फ्रॉम रिवोल्ट ऑफ 1857 से। हम 1857 से आगे की हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से जो है आपकी इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है स्टार्ट होती है। फ्रीडम स्ट्रगल जो है आपकी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो which concludes your first topic is the revolt of 1857। ठीक है। तो हम आपका पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। देखो, हिस्ट्री का थोड़ा सा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ। देखो यार, हिस्ट्री जो है एक बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस तुम्हें याद क्या करना है, तुम्हें कहानी याद करनी है। और कहानी में बच्चे अक्सर बोलते थे मैम इसमें डेट्स होती हैं वो नहीं याद रहती, मैम कुछ टर्म्स होते हैं वो याद नहीं रहते। तो हम हिस्ट्री ना बहुत ही कहानी की तरह पढ़ेंगे। कोशिश मेरी ये रहेगी कि तुम्हें क्लासेस में ही तुम्हारी जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, जितनी भी डेट्स हैं, सेशंस हैं, वो तुम्हें मैं क्लासेस में ही लर्न करवा दूं। मेरी कोशिश यही रहेगी, इन्हीं लेक्चर्स में तुम्हें साथ साथ में रिवाइज हो जाए। ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को बहुत अच्छा डिलीवर कर पाऊँ मैं हिस्ट्री के कुछ ये टॉपिक्स, ताकि आप लोगों को वापस से देखने की नीड ना पड़े। ठीक है। तो अब स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड आपका लेना चाहती हूँ, दैट इज हिस्ट्री का कुछ बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं। और रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मतलब हम वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर एक तरह से एक अपना होल्ड बना चुके थे इंडिया में। ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडिया में एक होल्ड बना चुके थे। और उससे पहले जो थे, उससे पहले आपको पता है मुगल्स आए थे। ठीक है। मुगल्स आए थे और मुगल्स का जो डिक्लाइन था, मुगल्स का डिक्लाइन जो था, ये आपका हुआ था इन फर्स्ट हाफ ऑफ 18 सेंचुरी। ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ 18 सेंचुरी में मुगल्स का डिक्लाइन हुआ था। और जितना भी जो एम्पायर था, ठीक है, वो एकदम, जो मुगल का एम्पायर था, एकदम छोटा सा इनके पास एम्पायर श्रैंक होके रह गया था टू दिल्ली। मतलब दिल्ली का एक छोटा सा एम्पायर इनके होल्ड में रह चुका था। और वो दिल्ली का जो एम्पायर था, आपको पता है, हमारे लास्ट मुगल रूलर थे, लास्ट मुगल रूलर थे हमारे, कौन थे? बहादुर, बहादुर शाह जफर। ठीक है। हमारे लास्ट मुगल रूलर रहे थे। और इनके पास दिल्ली का पूरा इनके पास ही था सारा एम्पायर। और इन्होंने ही, यह बहुत इम्पोर्टेंट भी है मुगल रूलर, क्योंकि अगर हम रिवोल्ट पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे आगे कि बहादुर शाह जफर जी ने पार्टिसिपेट किया था आपके रिवोल्ट में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मुगल्स का मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दिया, इनका डिक्लाइन कब हुआ था। ठीक है। और जब ये इनका डिक्लाइन हुआ था, इन्होंने ऑलमोस्ट सारा एम्पायर अपना लॉस्ट कर दिया था और एकदम छोटा सा एम्पायर में सिमट के रह गए थे, दैट वाज दिल्ली। और दिल्ली किसके अंडर था उस टाइम पे? बहादुर शाह जफर जी के अंडर था। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं तो आगे हम ये देखते हैं कि अब ब्रिटिशर्स जो थे ये इंडिया में अराइव कब हुए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन इंडिया कब हुए, ये 1600 में अराइव हुए। ठीक है, और 1600 में जब ये अराइव हुए थे, ये एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के अराइव नहीं हुए थे। ब्रिटिशर्स अराइव्ड, कैसे अराइव्ड हुए थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो है ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। ठीक है, और उन्होंने इंडिया में किस पर्पस के लिए आए थे, वो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड के लिए आए थे। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड के लिए वो इंडिया में आए थे इन द ईयर 1600। ठीक है, अब इस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ट्रेड के पर्पस के लिए आए थे, मतलब इनका एक चीज तो बहुत श्योर थी कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, इनका कोई मकसद नहीं था एडमिनिस्टर करने का। इनका कोई मकसद नहीं था कि हमें यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे, हमें हमारे यहाँ पे राज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ट्रेड करने आए थे। ठीक है, यहाँ का रॉ मटेरियल्स जो था वो सप्लाई करते थे अपनी कंट्री में। ठीक है, बंगाल में जो मसलिन था, बंगाल में मसलिन था वो सप्लाई होता था। बंगाल का जो मसलिन था, मसलिन क्या है, मसलिन एक टाइप का कॉटन था। ठीक है, वो बहुत लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। तो बहुत सारी चीजें जो थी उस टाइम पे ट्रेड हुआ करती थी इंडिया से। ठीक है, रोमन से हम लोग सिल्क लेते थे। ठीक है, सॉरी, रोम को हम लोग सिल्क जो है एक्सपोर्ट करते थे। तो बहुत सारी चीजें जो थी हम लोग यहाँ से बेचते थे आगे। ठीक है, कई बारी क्या होता था कि एक तरह से एक हमारी इकोनॉमी जो थी एक अच्छे स्केल पर चल रही थी, और तभी ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पर एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे इधर आए थे। और इधर फिर जब वो आए, धीरे धीरे करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बने थे। ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस था, बट वेरी, मैं बोलूंगी, एक तरह से हमें एक्सप्लॉइट करने वाला ये इनका एक फेज आया था। और इन्होंने हमारे, पहले मुगल्स ने हमें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें लार्ज स्केल पर जो है एक्सप्लॉइटेशन करी, हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करी, हमारी आप देखोगे फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन भी काफी करी थी। तो एक्सप्लॉइटेशन काफी करी थी ब्रिटिशर्स ने हमारी। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो होती है हु came to India first। वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तुम्हें कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि इंडिया में पहली बारी, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कई बारी आप देखोगे क्रोनोलॉजिकल वाइज ये पूछा जाता है, कई बारी इसका सीधा सीधा एमसीक्यू आ जाता है कि सबसे पहले इंडिया में आया कौन था। और कई बारी जो है, मैंने बताया क्रोनोलॉजिकल वाइज पूछ लेते हैं, कई बारी मैच मेकिंग आ जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है। तो आप देख लो, सबसे पहले इंडिया में आए थे पोर्टुगीज। पोर्टुगीज आए थे, और आपको पता है वास्को ड गामा जो थे हमारे यहाँ पे सबसे पहले आए थे, कौन से ईयर में आए थे, ये आए थे इन द ईयर 1498 टू 1500 में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में आए थे हमारे पास डच। ठीक है, डच आए थे इन द ईयर 1602 में आए थे। ठीक है, 1602 में बेसिकली, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बेसिकली जो डच आए थे, दे अराइव्ड इन द ईयर 1595। ठीक है, बट डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1602 में। लेकिन अगर हम पूछें ये इंडिया में कब आए थे, तो इंडिया में ये आए थे 1595 में। तो एग्जाम में ये गलत नहीं करना, ये अराइव हुए थे इंडिया में, अराइव्ड इन इंडिया इन ईयर 1595। और ये डच ईस्ट इंडिया कब बनी थी, इन द ईयर 1602। तभी हम बोलते हैं थर्ड नंबर पे हमारे पास, डच के बाद हमारे पास आए थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ब्रिटिशर्स आए थे, मैंने आपको बताया 1600 में।
ठीक है। इसलिए कई बारी तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो और डच में क्रोनोलॉजिकल वाइज डच को ब्रिटिशर्स के बाद लगा देते हो, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 1602 में और डच जो है 1595 में अराइव हुए थे। डच डिड नॉट अराइव इन 1602, वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज बी क्लियर। कई बारी तुम्हें कई बुक्स में ये चीज दी होगी 1602 और कई बुक्स में ये चीजें कंफ्यूज भी कर देती हैं, इसलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ दैट इज वेरी ऑथेंटिक और मैंने कई जगह से तुम्हें देख के ये चीजें पढ़ा रही हूँ, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो अब मैं बता रही हूँ ब्रिटिशर्स जो थे एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से टाइम पीरियड पे आई थी? वो आई थी 1600 में। ठीक है। और फिर हमारे पास लास्ट आए थे फ्रेंच। फ्रेंच हमारे पास आए थे इन द ईयर 1664 में। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल वाइज तुम देखो, हु केम टू इंडिया फर्स्ट? सबसे पहले थे पोर्टुगीज में वास्को ड गामा आए थे इन द ईयर 1498 टू 1500। ठीक है। फिर आए डच। डच आए इन द ईयर 1595, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी 1602 में। देन ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में, इनके बाद आई थी, एंड देन फ्रेंच इन द ईयर 1664। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक ये चीज होगी। अब देखो उसके बाद अगर हम रिवोल्ट, आपका टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, और अगर मैं रिवोल्ट की बात कर रही हूँ तो रिवोल्ट में हमने बहुत सी चीजें जो है आपकी स्टडी करनी है, बहुत सी चीजें आपकी पढ़नी है। और सबसे पहले इसको जो है कई बारी तुम बोलते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो revolt of 1857 is also known as the first war of independence। क्यों बोला जाता है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? यार ऐसा तो नहीं है कि ये सब पहला वॉर था जो आपकी इंडियन हिस्ट्री में हुआ था, ठीक है, जो लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किया था, ऐसा नहीं है, ये ऐसा पहला वॉर नहीं था। इससे पहले भी कई ऐसे वॉर्स हो चुके थे और इससे पहले भी कई बारी इंडियंस ने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आए थे। ठीक है। इससे पहले भी आपके सिपॉय आपका चौहार रिवोल्ट हुआ था, चौहार रिवोल्ट हुआ था। ठीक है। ये ट्राइब्स ने किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और ये सब पहला रिवोल्ट था। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिस वाज द वेरी फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, चौहार रिवोल्ट। ठीक है। वेरी फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो हुआ था। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे और भी कई ज्यादा रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे आपके संथल रेबेलियंस भी हुए थे बीच में, है ना। ये भी आप पढ़ना, मतलब पढ़ा होगा आप लोगों ने। और उससे पहले आपने देखा होगा अफगान वॉर्स हुए थे, ठीक है, जो सिक्स और ब्रिटिशर्स के बीच में हुए थे। तो कई ज्यादा ऐसे जो रिवॉल्ट्स थे वो ऑलरेडी हो चुके थे। उसके बाद अगर हम जाते हैं, तब भी हम अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं, तो मैं बोलती हूँ रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो अब मैं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोलती हूँ, इसको मैं फर्स्ट एक ऐसा वॉर क्यों बोलती हूँ इंडिपेंडेंस का? क्या ये ऐसा पहला वॉर था जो हुआ था? नो, इट वॉज नॉट द फर्स्ट वॉर विच टुक प्लेस, but it is still known as the first war of independence. Why? Because very important, because it was the very first war, it was the very first revolt which built which built the seeds of nationalism. सो एक ऐसा पहला रिवॉल्ट था जिसने लोगों के अंदर नेशनलिज्म के जो था, एक देशभक्त की भावना जो थी वो जगाई थी। ये एक ऐसा पहला रिवॉल्ट था, इसलिए हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। आप आगे देखोगे, आगे आप ये पढ़ोगे कि कई हिस्टोरियंस इसको बोलते थे इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड ऑन द अदर साइड कई हिस्टोरियंस इसको बोलते थे इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखो हम ये स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि देखो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे यहाँ पे ट्रेड करने आए थे,
उसके बाद ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गए और यहाँ पे जो है गवर्न करने लगे, है ना, गवर्न करने लगे। और जब वो एक पॉइंट पे गवर्न करने लगे तो यहाँ पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होने लगा। एक्सप्लॉयटेशन स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, चाहे मैं उसको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बोलूं, चाहे मैं उसको एक तरह से फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन बोलूं, ठीक है। लेबर्स की दिन दिहाड़ी की एक तरह से पूरे पूरे दिन लेबर्स काम करते थे, लेकिन उनको उतने पैसे नहीं दिए जाते थे, ठीक है। गरीबों को उतने पैसे, उतने क्या, उनको एक तरह से स्लेव्स की तरह रखा हुआ था, बिल्कुल। और अगर जो आर्मी में जो इंडियंस थे, ठीक है, उनका एक पोजीशन सूबेदार वाज द हाईएस्ट पोजीशन जो थी एक इंडियन आर्मी सोल्जर को अलॉट होती थी, ठीक है। इस तरह का जो था एक सिचुएशन ऑलरेडी बन चुका था, एक सिचुएशन चल रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके फार्मर्स थे, फार्मर्स का अलग से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ उनको टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही थी, पहले से चल रही थी, ठीक है। और लेबर्स का तो मैंने तुम्हें बताया, लेबर्स को एक तरह से स्लेव्स की तरह रखा गया था, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे, वेजेस नहीं दी जा रही थी। और जहां पर वेजेस दी भी जा रही थी वहां पर बहुत कम वेजेस दी जा रही थी, चाहे वो आर्मी में बात करूं, चाहे वो मैं लेबरिंग की बात करूं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक ब्रिटिश आर्मी का जो अ, का जो एम्प्लॉय था और एक इंडियन आर्मी का जो एम्प्लॉय था, इन दोनों के वेजेस के बीच में बहुत डिफरेंस था। मतलब इंडियन आर्मी या फिर इंडियन सिपाही जो था उसको बहुत कम वेजेस दी जाती थी, बहुत कम उसकी सैलरी होती थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना बहुत देर से चलती आ रही थी, ऐसा नहीं था कि एक ये सडन रिवोल्ट होना था आपके टाइम पीरियड पे। नो, इट वाज नॉट लाइक दैट, बट एक तरह से ये चीजें चलती आ रही थी। एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the culmination, एक तरह का एक कल्मिनेशन था, जो ऑलरेडी चीजें, जो ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, कल्मिनेशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन जो ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है, ऑलरेडी हो रखा था। एक तरह से उसका एक सम था, एक हमें एक सम दिया, एक कल्मिनेशन दिया इस रिवोल्ट ने, ठीक है। तो ये एक तरह से क्रूरता जो चलती आ रही थी, ठीक है, अब लोग जो थे थक चुके थे, उनके एक्सप्लॉयटेशन से कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर जो था आपका रिवोल्ट शुरू हुआ था, ठीक है। इस रिवोल्ट को देखो, इस रिवोल्ट को हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं, इस रिवोल्ट को हम सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी पढ़ते हैं। अब सिपॉय म्यूटिनी क्या है, हम आगे पढ़ेंगे सिपॉय म्यूटिनी क्या है और इसको हम क्यों सिपॉय म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम रिवोल्ट स्टार्ट कैसे करेंगे, पूरा रिवोल्ट स्टडी कैसे करेंगे। तो हम रिवोल्ट जो है इसको 5 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड, कॉजेज। थर्ड आपका आ जाता है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। तो इन कुछ कॉजेज में हम आपके रिवोल्ट को स्टडी करेंगे। एंड लास्ट इज रीजंस फॉर फेलियर, ठीक है, रिवोल्ट फेल क्यों हुआ। तो इंट्रोडक्शन, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड रीजंस फॉर फेलियर, ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, हम इन कुछ 4-5 पार्ट्स में जो है रिवोल्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हें बता दिया कि जो रिवोल्ट था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री। इसको हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट मानते हैं और वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम दे के आपको पढ़ाना चाहती हूँ, बिकॉज आप अगर आगे देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, इट वॉज द वे, आई विल रिपीट, इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम कि इंडियंस चैलेंज्ड, ठीक है, इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इंडियंस challenged the British Empire. That is why the revolt is again considered very important
इन योर इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ से आपका फ्रीडम स्ट्रगल कैसे स्टार्ट होया, कहाँ से हम आगे बढ़े, आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री में यहाँ से हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं कॉजेज में। कॉजेज, देखो कॉजेज में हम रिवोल्ट में कुछ, इन कॉजेज में जो है, इन पार्ट्स में इस रिवोल्ट को कवर करेंगे। सो नंबर वन इज योर पॉलिटिकल रीजन। नंबर सेकंड इज योर इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, नंबर थर्ड इज योर सोशियो religious reasons, and number fifth is your military reason, your cause, and last is your immediate cause। ठीक है, सो इन कुछ 5 पार्ट्स में हम इसके कॉजेज डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आ जाते हैं पॉलिटिकल कॉज पे। देखो पॉलिटिकल कॉज में आपको कुछ टर्म्स जो हैं ये पढ़ना जरूरी है। हम पॉलिटिकल कॉज में इन चीजों को पढ़ेंगे। वन इज योर सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, अनदर इज योर डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एनेक्सेशन ऑफ अवध। थर्ड इज योर मिस ट्रीटमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट इज योर पेंशन स्टेटस, एंड लास्ट इज योर करप्शन। चलो लेट्स से, तो इन कुछ पार्ट्स में जो है हम आपके पॉलिटिकल कॉजेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पॉलिटिकल कॉजेस कौन कौन से हैं आपके पॉलिटिकल कॉजेस? नंबर वन इज योर सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ अवध, मिसट्रीटमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर, पेंशन स्टेटस एंड करप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर याद हो नहीं हो, हम लेट्स रिवाइज की सब्सिडरी अलायंस था क्या। सब्सिडरी अलायंस बेसिकली हमने पीछे पढ़ा होगा, आप लोगों ने अपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि सब्सिडरी अलायंस क्या था, है ना। तो सबसे पहले तो देखो, सब्सिडरी अलायंस की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो सब्सिडरी अलायंस वाज डिसाइडेड या वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले। सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेते हैं सीधा सीधा, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया था? इन द ईयर 1799 में। ठीक है, basically it was introduced, देखो it was introduced by Dupleix। ठीक है, it was introduced by Dupleix, but but it was Lord Wellesley who gave it final shape। so इसको कंफ्यूज नहीं होना, इंट्रोड्यूस डप्लेक्स ने ही किया था, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ले ने इसको एक फाइनल शेप दिया था। ठीक है, तो कई बारी अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल एग्जाम में डप्लेक्स इज एन ऑप्शन एंड वेलेस्ले नहीं है, और आपसे पूछा कुछ भी है किसने इंट्रोड्यूस किया नहीं किया, आप डप्लेक्स पे ही टिक करोगे। लेकिन अगर लॉर्ड वेलेस्ले है और आपसे पूछ रहे हैं कि या दोनों हैं, लॉर्ड वेलेस्ले भी हैं और डप्लेक्स भी हैं, तो आपको ये टर्म ये टर्म ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि फाइनल शेप किसने दिया और इंट्रोड्यूस किसने किया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इन द ईयर 1799 में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि आपका सब्सिडरी अलायंस है क्या। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस में कुछ प्रोविजंस दिए गए थे। सबसे पहला तो ये था कि जो नेटिव स्टेट थी, मतलब कि एक स्टेट, देखो यार एक कंट्री थी, ठीक है, ये कंट्री अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड थी, है ना, स्टेट्स बोलते हैं हम जिसको। तो हर एक स्टेट की एक आर्मी होगी, ये चीज तो है ही है, हर स्टेट की एक आर्मी तो होगी ही होगी, है ना।
लेकिन सब्सिडरी अलायंस में क्या था, सब्सिडरी अलायंस में ये चीज थी कि उस आर्मी को मेंटेन करेगा वहीं का ही किंग, ठीक है, मतलब कोई इंडियन मेंटेन करेगा, उसको फंड भी इंडियन करेगा, मेंटेन भी इंडियन करेगा, फंड भी इंडियन करेगा। लेकिन बट वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट कमांड किसकी होगी, अल्टीमेट कमांड हमेशा उधर ब्रिटिशर की होगी। क्लियर हुआ तुम्हें? तो उसको फंड भी इंडियन करेगा, उसको मेंटेन भी इंडियन करेगा, सब कुछ इंडियन की देख रेख में होगा, लेकिन अल्टीमेट कमांड किसकी होगी, एक ब्रिटिशर की होगी। ये चीज दी गई थी सब्सिडरी अलायंस में, मेंशन थी, ठीक है। और दूसरी चीज एक और थी कि कोई भी नो फॉरेन रिक्रूटमेंट जो था इसमें अलाउड था विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश, विदाउट द कंसेंट कोई भी फॉरेन रिक्रूटमेंट, कोई भी बाहर का बंदा रिक्रूट नहीं कर सकता विदाउट ब्रिटिश की परमिशन के, विदाउट द कंसेंट। आई होप इट इज क्लियर। तो जब मैं बात कर रही हूँ, अब यहाँ पे देखो, जब मैं बात कर रही हूँ पॉलिटिकल कॉजेस की मैं बात कर रही हूँ, और मैंने पहली बात करी सब्सिडरी अलायंस जो था उसके अंडर एक ऐसा पॉलिटिकल कॉज बन चुका था विच लेड टू द रिवोल्ट, है ना, हम कॉजेस की बात कर रहे हैं। तो देखो यार, सब्सिडरी अलायंस में क्या था, सब कुछ हमने करना, सब कुछ इंडियन ने करना, आर्मी भी इंडियन ने मेंटेन करनी, उसको फंडिंग भी इंडियन ने करनी, लेकिन अल्टीमेट कमांड किसकी होनी, ब्रिटिशर की होनी। वही चीज जो थी कहीं ना कहीं एक कॉज बन गई कि क्यों, मतलब हम लोग फंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई कमांड ही नहीं है। और एक कंट्री का जो होल्ड होता है वो किस पे होता है, मतलब एक कंट्री स्ट्रॉन्ग, एक कंट्री का बॉन्ड बाउंडेशन, उसके एक फाउंडेशन किस पे बेस्ड होती है, उसकी आर्मी पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर एक स्टेट की आर्मी पर कमांड ही नहीं है तो वो स्टेट किस हिसाब की स्टेट होगी, मतलब उसका कोई होल्ड ही नहीं है ना। तो ये भी एक तरह की कॉज बन गए थे आपके फॉर योर रिवोल्ट। अच्छा, इसमें आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सब्सिडरी अलायंस का ही मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो देखो, निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे, ही वॉज द वेरी फर्स्ट टू साइन पॉलिसी, ठीक है, ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन 1799। तो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी जो थी वो करी थी, इट वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं कई बार पूछ लेते हैं, कई बार आपसे मतलब कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाती है, तो इसको थोड़ा सा, फर्स्ट टू साइन पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन 1799, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बोला डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, ठीक है। अब हम देखते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स क्या था। तो चलो आगे, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स अगर हम आगे पढ़ रहे हैं तो देखो, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स क्या था इसमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था आपके इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कौन सी ईयर में, 1848 में, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी इन द ईयर 1848। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अब था क्या वो देख लो। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया देखो, हर स्टेट का अपना एक किंग होता था, अपना एक रूलर होता था, ठीक है। और पुराने हम मुगल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि एक
रूलर मरता था तो उसको आगे कौन चलाता था, उसका एम्पायर कौन रन करता था, कोई भी उसका फैमिली मेंबर, मोस्टली बेटा होता था, ठीक है। या फिर अगर अपना बेटा नहीं होगा, कोई अडॉप्टेड सन होगा, कोई ताए भतीजे का बेटा, ऐसे ही चलती आ रही थी हमारी हिस्ट्री, है ना। हमारी जितनी भी हिस्ट्री थी इसी हिसाब से हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो, इफ अ रूलर डाइड, इफ अ रूलर डाइड विदाउट एनी सन, ठीक है, इफ रूलर डाइड विदाउट एनी सन या एनी चाइल्ड, ठीक है, और अगर उसको किसी और को अडॉप्ट करना है, ठीक है, अगर एंड इफ, देख लो, एंड इफ ही wants टू अडॉप्ट, ठीक है, एनी चाइल्ड, देन तो क्या होगा, राइट ऑफ एडॉप्शन, राइट ऑफ एडॉप्शन would would depend on British कंसेंट। आप देख रहे हो, मतलब अगर किसी का कोई चाइल्ड मर जाता है, कोई बेटा मर जाता है, या फिर उसका कोई बेटा नहीं है और उसको अगर किसी को अडॉप्ट करना है, तो उसका जो राइट है अडॉप्शन का, अगर ब्रिटिशर्स चाहेंगे तो ही वो अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें एक और थी कि अगर एंड इफ ब्रिटिश एम्पायर रिफ्यूज, ठीक है, और अगर इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, तो अल्टीमेटली स्टेट लैप्स हो जाएगी, ठीक है। और जितना भी ब्रिट जो एम्पायर है, जितना भी जो स्टेट है, जो एम्पायर है, वो किसके हाथों में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। मतलब कि जिनका कोई आगे बेटा नहीं होगा, जिनका आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उस स्टेट का जो राज होगा वो किसके अंडर चले जाएगा, वो चले जाएगा आपके ब्रिटिश एम्पायर के अंडर, ठीक है। और उस स्टेट के जो किंग होगा, उसको कोई राइट नहीं है कोई बेटा अडॉप्ट करके उसको राजगद्दी सौंपने का। अगर वो अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको ब्रिटिशर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, ये चीज थी। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, वो ये है कि 17 जो थी, ऐसी पहली स्टेट थी, फर्स्ट स्टेट एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कौन से ईयर में, इन द ईयर 1848। और ये मराठास का एक पार्ट है, ठीक है, 17। उसके बाद और कौन सी स्टेट्स जो थी एनेक्स हुई थी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो थी आपकी सांबलपुर, ठीक है, देन थी आपकी उदयपुर, देन थी आपकी झांसी, एंड देन थी नागपुर, ठीक है। झांसी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि आप आगे देखोगे झांसी ने क्या किया था, एक तरह से रिवोल्ट में आपका पार्टिसिपेट किया था। और झांसी का पार्टिसिपेट करने का जो रीजन था वो यही था, क्योंकि उनका जो एडॉप्टेड सन था, रानी ऑफ झांसी का जो एडॉप्टेड सन था, उसको राजगद्दी सौंपने की अनुमति नहीं थी। इस वजह से झांसी ने जो है अपने लिए लड़ाई लड़ी थी, और इस वजह से झांसी ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हमने आपके दो पॉलिटिकल कॉजेज में दो टर्म्स हमने पढ़ लिए, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तीसरा देखो एक और था, एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब एनेक्सेशन ऑफ अवध में क्या था कि अवध को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, एक तरह से उस पर कब्जा कर लिया था। और क्यों कब्जा किया था, क्योंकि उनका मानना था, क्योंकि अवध का जो रूलर था, ठीक है, उसका भी आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस स्टेट को रूल करना, इस स्टेट को आगे चलाना। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने अवध को कॉन्कर किया,
ठीक है। और जब उन्होंने अवध को कॉन्कर किया तो अवध के जितने भी जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, मतलब वहां पे जो टैक्स थे वो लोगों को ज्यादा देने पड़ रहे थे। अब पहले वो लोग इतने टैक्सेस नहीं पे कर रहे थे, लेकिन अब लोगों को अपनी ही स्टेट में रहने के लिए, अपनी ही जगह पे रहने के लिए उनको और टैक्स पे करने पड़ रहे थे। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द कॉजेस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। आगे देखो, आगे मैंने तुम्हें लिखा है पॉलिटिकल कॉज में तीसरा क्या था, मिस ट्रीटमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर। तो मिस ट्रीटमेंट क्या था बहादुर शाह जफर जी का, वो ये था कि आपको मैंने ऊपर पढ़ाया था, ऊपर मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि बहादुर शाह जफर जी जो थे लास्ट मुगल एम्परर थे, है ना। और ये कहाँ पर रूल कर रहे थे, ये दिल्ली में थे। तो इनको क्या बोला गया, इनको दिल्ली में आपको पता है रेड फोर्ट है और रेड फोर्ट इन्हीं के अंडर था, तो इनको उस टाइम पे बोला गया कि आप जो है रेड फोर्ट जो है खाली कर दो। ठीक है। यही चीजें लोगों को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम पे इनकी एज भी काफी थी, 65 ईयर्स के थे। तो रेड फोर्ट खाली करने के लिए बोला। एंड इससे भी ऊपर कुछ चीजें बोली गई थी, इससे ऊपर बोला गया था इनको कि आपको जो महाराजा, राजा, ये सब जो टाइटल्स इनको दिए हुए थे, इनको एबॉलिश करने की भी बात करी, इनको खत्म कर दो। तो ये सारी चीजें भी जो थी एक तरह से पार्ट बन गई आपके रिवोल्ट का। आगे बात कर रही हूँ तो मैं बोलती हूँ पेंशन स्टेटस की बात कर रही हूँ। ठीक है। पेंशन स्टेटस, देखो उस टाइम पे ना पेंशन अलॉट होती थी। पेंशन वहां पे नाना साहेब जो थे, ठीक है, ये बाजीराव टू के बेटे थे। बाजीराव टू जो मराठा रूलर्स थे ना, हमने लेटर मुगल रूल में ये सब चीजें पढ़ी होंगी। और जिन्होंने नहीं पढ़ी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना आप याद रख लो कि ये बाजीराव टू के बेटे थे नाना साहिब। तो इनको उस टाइम पे पेंशन अलॉट होती थी, और पेंशन जब इनको अलॉट होती थी तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इनका जो पेंशन स्टेटस था वो भी खारिज कर दिया गया था। मतलब अब इनको पेंशन्स नहीं मिलती थी, अब इनको पेंशन्स नहीं मिलती थी। ये चीजें भी नाना साहिब ने भी इस वजह से जो है पार्टिसिपेट किया था आपके रिवोल्ट में, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये सारी चीजें काफी एक लॉन्ग टर्म पर चलती आ रही थी। और लास्ट मैंने आपको एक और लिखवाया था, दैट वाज करप्शन। करप्शन में मैंने ऊपर टर्म तुम्हें समझा दी थी कि देखो आर्मी में बहुत करप्शन था। ठीक है, आर्मी में करप्शन था। और इंडियन इंडियन जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उनकी एक पोजीशन थी सूबेदार। सूबेदार से उनको जो है एक कोई भी पोजीशन उनको नहीं मिलती थी। ठीक है। उनका जो वेजेस थी वो भी कम ही रखते थे एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। तो करप्शन भी जो आर्मी में बहुत बढ़ चढ़कर एक पार्टिसिपेट कर चुकी थी। और इस वजह से भी लोगों ने जो है रिवोल्ट में, इंडियन आर्मी जो या फिर आपकी जो उस टाइम की आर्मी थी, उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी होती आ रही थी। एंड ऐसा नहीं था कि एक सडन एक ऐसा रिवोल्ट हो गया कि हाँ भाई आज हम रिवोल्ट करेंगे, या कुछ प्लान्ड था। नो, इट वाज नॉट प्लान्ड। बट एक चीजें जब शुरू से चलती आ रही हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि कुछ एक ऐसा सडन इवेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है कि वो रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी यही चीज हो रही थी। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इस रिवोल्ट में ना, इस रिवोल्ट में हर कोई, हर कोई, मैंने बोला झांसी जो थे, रानी ऑफ झांसी, इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इनके बेटे को अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनके बेटे को जो है क्या हुआ, इनके बेटे को राजगद्दी नहीं सौंपी गई, इसलिए ये रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। नाना साहिब की बात करूं तो इनको पेंशन स्टेटस जो है वो नहीं दिया गया था। ठीक है। वहीं पे आर्मी सिपॉइस की बात करूं तो इनको क्या थी, एक पोजीशन थी सूबेदार, वो उससे ऊपर का पोजीशन इनको नहीं मिल रहा था। ऑल्सो वेजेस जो थी वो इनकी बढ़ाई नहीं जा रही थी, करप्शन अलग से थी। तो अगर हमने ये तीन रूलर्स, हम मतलब ये तीन हमने एक कैटेगरीज देखी, इन्होंने क्यों रिवोल्ट करे थे, ये तीनों हम, हर कोई जो था अपने मतलब के लिए वहां पे रिवोल्ट कर रहा था। ऐसा नहीं था एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी थी कि हाँ हमें अपनी कंट्री के लिए लड़ना है, या हमारे अंदर वो देशभक्ति की जो भावना थी वो अभी तक यहाँ पर फुल बिल्ट नहीं हुई थी। अगर कुछ बिल्ट हुआ था तो ये था
कि देखो यार, ये हमारी एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारा एक एरिया है और इस एरिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बाहर का कोई आकर कब्जा कर रहा है, कोई बैठ रहा है या फिर हमें एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है हमारी, वो चीजें जो थी हम लोगों को कहीं ना कहीं खटक रही थी। और इन्हीं बेसिस पर रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था। हर कोई अपने मतलब के लिए, सेल्फिश मतलब के लिए जो था लड़ रहा था, रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था। प्लीज बी वेरी क्लियर विद दिस। तो यहाँ पर आज हमने रिवोल्ट में आपका मतलब एक पहला टॉपिक जो है हमने स्टडी किया, और वो क्या किया, पॉलिटिकल कॉजेज में हमने आपके कॉजेज स्टडी किए। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया सारा, पीछे बैकग्राउंड। कल हम इसके बाकी के कॉजेज स्टडी करेंगे, और एक दो क्लासेस में आपका रिवोल्ट जो है मैं खत्म कर दूंगी। जो बहुत से सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं यहीं पर डिस्कस कर दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई और बुक खोलने की या कुछ और चीजों की जरूरत ना पड़े। सो थैंक यू फॉर द क्लास। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर हम आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।